हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे 8th चैप्टर, जो कि हमारा है सोम के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जिससे पहले 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है सोम का, और ये 8वां वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। बेंडिंग जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन में क्या है कि व्हेन एवर एक्सटर्नल लोडिंग इज अप्लाइड टू ऑन अ बीम, shear force and bending moment generate on all section of the beam। जब भी किसी बीम पे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, तो क्या होता है, एक shear force डेवलप होता है, एक बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा। एंड दिस shear force and bending moment results in the deformation of the beam। और यह जो shear force है या बेंडिंग मोमेंट है, रिजल्ट इन द डिफॉर्मेशन ऑफ बीम। तो इस shear force या बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या होगा, उस बीम में डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? द मटेरियल ऑफ द बीम विल ऑफर रेसिस्टेंस ऑफ स्ट्रेसेस अगेंस्ट दिस डिफॉर्मेशन। जो उस बीम का मटेरियल होगा वो क्या ऑफर करेगा, एक रेसिस्टेंस या स्ट्रेस डेवलप करेगा अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट। इन ऑर्डर टू डिजाइन द बीम्स को डिजाइन करने के लिए दीज स्ट्रेसेस नीड टू बी कैलकुलेटेड विद द सर्टेन एजम्पशन। तो कुछ एजम्पशन लेने पड़ते हैं उससे पहले, उसके बाद हमको डिजाइन करेंगे उस बीम को। क्लियर है? द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड थ्रू द बेंडिंग मोमेंट आर नोन एज बेंडिंग स्ट्रेस। जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा थ्रू द बेंडिंग करेंगे, जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसे कह देंगे बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस प्योर बेंडिंग। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, प्योर बेंडिंग पढ़ेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल सेक्शन पढ़ेंगे, कंपोजिट बीम्स पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बीम पढ़ेंगे। ठीक है। क्या होता है सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग? तो व्हेन लेंथ ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, जब किसी एक बीम पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा होता है ओनली, एंड नॉट shear force नहीं, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा होता है, इन द लेंथ ऑफ द बीम विल बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेस ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। तब उसको लेंथ, जो बीम का लेंथ होगा, विल बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेस, तो उसको बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के कारण स्ट्रेस डेवलप होगा। क्लियर है? वहीं अगर बीम पे तब उसको उस लेंथ को जहां पे सिर्फ बेंडिंग मोमेंट एक्ट हो रहा है, उसको बोलेंगे द लेंथ ऑफ द बीम इज सेड टू बी सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग, एंड द रिजल्टिंग स्ट्रेसेस विल बी नोन एज बेंडिंग स्ट्रेसेस। उसको बोलेंगे क्या, बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे। कंसिडर्ड एन ओवरहैंगिंग बीम हैविंग इक्वल ओवरहैंग्स से ए एट बोथ सपोर्ट्स सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड डब्ल्यू एट ईच एंड ऑफ ओवरहैंगिंग पोर्शन। ठीक है। फ्रॉम फिगर 8.1 shown below, there is a constant bending moment between A and B and no shear force। A and B के बीच में क्या होगा, कांस्टेंट क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है। ए और बी के बीच में कोई shear force एक्ट नहीं कर रहा है। तो इस सेक्शन को बोलेंगे बेंडिंग मोमेंट, प्योर बेंडिंग। ठीक है। द लेंथ ऑफ द बीम बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच का जो लेंथ है उसे कह देंगे हम सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई shear force एक्ट नहीं हो रहा है। ये आपका बीम दिया हुआ है, ए और बी के बीच में, ए और बी पे क्या है, एक रिएक्शन फोर्स है, दोनों ही फ्री एंड पे डब्ल्यू फोर्स एक्ट हो रहा है। अगर इसका हम एस एफ डी बनाए तो कुछ यू बनेगा। तो बीच में यहाँ पे देख सकते हैं ए बी के रीजन में कोई shear force एक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें एजम्पशंस मेड इन थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग किसमें क्या क्या एजम्पशंस लेते हैं, तो जो मटेरियल है वो क्या होगा, होमोजेनियस होगा, आइसोट्रोपिक होगा, इलास्टिक होगा। मटेरियल इज होमोजेनियस, आइसोट्रोपिक एंड इलास्टिक। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो दोनों में सेम होगा, चाहे टेंशन हो या कंप्रेशन हो। द ट्रैवर्स सेक्शन ऑफ द बीम, जो बीम का ट्रैवर्स सेक्शन होगा, विच वॉज प्लेन बिफोर बेंडिंग, बेंडिंग से जो पहले प्लेन होगा वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन ही रहेगा। क्लियर है? द रिजल्टेंट थ्रस्ट ऑन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम इज जीरो। जो ट्रांसवर्स सेक्शन होगा, बीम का जो ट्रांसवर्स सेक्शन होगा, वो उस पर जो नेट थ्रस्ट एक्ट होगा, नेट फोर्स कह लीजिए, वो क्या होगा, जीरो एक्ट करेगा। ठीक है। जो क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा इन द प्लेन ऑफ लोडिंग, लोडिंग प्लेन में सिमेट्रिकल होगा। इट मीन्स द लोड इज पासिंग थ्रू द शियर सेंटर। इसका मतलब जो लोड है वो कहां से पास हो रहा है, शियर सेंटर से पास हो रहा है। एवरी लेयर ऑफ द बीम इज फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली। बीम का जो हर लेयर है वो क्या होगा, फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली irrespective of the layer above or below it। ठीक है। The radius of the curvature of the beam is large compared to the dimensions of the cross section of the beam। जो बीम के कर्वेचर का रेडियस होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। बीम के क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन के कंपेरिजन में उसका रेडियस क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है। शियर सेंटर क्या होता है, तो शियर सेंटर इज द पॉइंट फ्रॉम विच इफ एनी ट्रांसवर्स लोड पासेस, कोई ट्रांसवर्स लोड पास करता है, देन देर इज ओनली बेंडिंग, सिर्फ बेंडिंग हुआ एंड कोई ट्विस्टिंग नहीं होगा। ठीक है। द एजम्पशन की बात करें,
that the plane section before bending remains plane after bending is not valid in case of ordinary bending due to the presence of shear force. ठीक है, ये जो assumption है कि plane section before bending remains plane after bending is not valid नहीं होगा in case of ordinary bending due to the presence of shear force. shear force के कारण ये actually valid नहीं होगा. ठीक है, in case of shear force, अगर shear force act कर रहा है, मतलब shear stress act कर रहा है, the plane section before bending becomes a curve after bending. bending के बाद क्या होगा, curve हो जाएगा अगर shear force act कर रहा होगा तो. hence the result of pure bending is not valid in case of ordinary bending. अगर ordinary bending है, मतलब shear force act कर रहा है, तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा प्योर बेंडिंग का वो वैलिड नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि हमने कुछ एजम्पशन लिया है जो वैलिड नहीं है. ठीक है, बट सिंस द इफेक्ट ऑफ शियर स्ट्रेस इज इनसिग्निफिकेंट, अब चूंकि जो शियर स्ट्रेस का जो इफेक्ट आता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, मोर एवर एट पॉइंट वेयर बेंडिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज जीरो. और दूसरी बात, एक तो उसका होता भी है तो काफी कम होता है, और जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा वहां पे शियर स्ट्रेस जीरो आता है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे शियर के इफेक्ट को. Therefore, the results of pure bending can be satisfactorily used in case of ordinary bending also. इसलिए प्योर बेंडिंग का जो रिजल्ट आएगा उसको हम ऑर्डिनरी बेंडिंग के केस में भी यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, बिकॉज ऑफ मिनिमम इफेक्ट ऑफ शियर फोर्स. तो ये आपका हो गया आफ्टर बेंडिंग, इस तरह से हो जाएगा आफ्टर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग, ये एजम्पशंस है. ठीक है, ऑर्डिनरी बेंडिंग में कुछ इस तरीके से आएगा. ठीक है, अगर बात करें थ्योरी देखें हम, थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग. Consider a part of the simply supported beam subjected to pure bending. Take a small span delta x of this beam. ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, बिफोर बेंडिंग ये है आपका डेल्टा एक्स. एक हम रीजन लेते हैं ए बी सी डी. ठीक है, टेक टू सेक्शंस ए बी एंड सी डी, दो सेक्शन हमने लिया परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बीम एन एन. जो एक्सिस ऑफ बीम है यहाँ पे एन एन है, उसके परपेंडिकुलर में दो हमने सेक्शन लिया ए बी और सी डी. ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट द लेंथ डेल्टा एक्स विल बी डिफॉर्म्ड. अब आप बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है तो जो लेंथ डेल्टा एक्स है वो क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा. देयर विल बी चेंज इन द लेंथ ऑफ द लेयर ऑफ द बीम आफ्टर बेंडिंग. बेंडिंग के बाद जो है देयर विल बी चेंज इन द लेंथ ऑफ द लेयर्स ऑफ द बीम आफ्टर बेंडिंग. तो उसका जो लेंथ होगा वो चेंज हो जाएगा. टॉप लेयर ए सी हैज बीन शॉर्टेंड. जो टॉप लेयर ए सी है वो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा. वह द बॉटम लेयर बी डी हैज बीन इलोंगेटेड. ठीक है, जो कंप्रेशन होगा तो जो टॉप लेयर है वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा. जो बॉटम लेयर क्या हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा. एट अ लेवल बिटवीन टॉप एंड बॉटम के बीच में देयर इज अ लेयर. एक लेयर ऐसा भी होगा जो कि नहीं इलोंगेट होगा, नहीं लंबा होगा, नहीं छोटा होगा, और इसको बोल देंगे न्यूट्रल सरफेस और न्यूट्रल लेयर. द एक्सिस ऑफ न्यूट्रल लेयर ऑन द बीम सेक्शन इज नोन एज न्यूट्रल एक्सिस. उसको बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस बोल देंगे. द लेयर एबव एनएन हैज बीन शॉर्टेंड. जो एनएन के ऊपर वाला लेयर होगा वो छोटा हो जाएगा, और इसको बोलेंगे कंप्रेसिव, बिकॉज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस. ठीक है, वही जो एनएन के नीचे वाला लेयर होगा वो इलोंगेट हो जाएगा ड्यू टू द टेंसाइल स्ट्रेस. The amount by which a layer will increase or decrease in length will depend upon its position with respect to neutral axis. Neutral axis को क्या position है उस पर डिपेंड करेगा उसका बढ़ना या घटना. Top layer will shorten maximum. Top layer will shorten maximum and top layer will shorten maximum. जो top layer होगा, जो सबसे टॉप लेयर है वहां पे सबसे ज्यादा डिक्रीज होगा. एंड वी प्रोसीड टुवर्ड्स न्यूट्रल एक्सिस. और जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे, द डिक्रीज इन लेंथ ऑफ लेयर डिक्रीजेस. इट मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेसेस विल बी मैक्सिमम ऑन टॉप. जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा वो टॉप पे मैक्सिमम हो जाएगा. देयर विल बी नो चेंज इन द लेंथ ऑफ लेयर एन. जो लेयर एन एन है वहां पे कोई चेंज नहीं आएगा. हेंस देयर आर नो बेंडिंग स्ट्रेसेस एट न्यूट्रल एक्सिस न्यूट्रल लेयर. क्लियर. सिमिलरली जो बॉटम लेयर है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा इसमें इलांगेशन देखने को मिलेगा, और जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे, जो इलांगेशन है वो कमते कमते आ जाएगा, और जो न्यूट्रल एक्सिस पे पहुंच जाएंगे वहां पे जीरो हो जाएगा. और इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग. ठीक है, तो ये आपका इस तरह से ये जो टॉप लेयर है यहाँ कंप्रेस हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला लेयर है टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट करेगा और ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ फ्लेक्चरल फार्मूला. खैर इसको डिराइव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल रिजल्ट याद रखिएगा. और रिजल्ट क्या है, ये पूरा आपका रिजल्ट याद रखिएगा. m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y इज इक्वल टू ई अपॉन आर. m क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट हो गया. e क्या हो गया यहाँ पे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. i हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट एन न्यूट्रल एक्सिस. सिग्मा हो गया बेंडिंग स्ट्रेस एट डिस्टेंस y फ्रॉम द na. ठीक है, 1/r कर्वेचर हो गया. ठीक है, और इसको बोलते हैं दिस इज इक्वेशन इज नोन एज फ्लेक्चरल फार्मूला. इसी को बोलते हैं फ्लेक्चरल फार्मूला. क्लियर है.
सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? तो सेक्शन मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस टू द डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज इक्वल टू वाई मैक्स आ जाएगा, वही हो जाएगा आपका क्या? सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस सिग्निफाइज स्ट्रेंथ ऑफ द बीम, बीम के स्ट्रेंथ को सिग्निफाई करेगा। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ सेक्शन मॉडुलस द स्ट्रॉन्गर द बीम, जितना ज्यादा सेक्शन वैल्यू का सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू होगा उतना ज्यादा उसका स्ट्रॉन्गर होगा बीम। क्लियर है? ये कुछ दिया हुआ सेक्शन मॉडुलस ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो पहले क्या निकालेंगे? आई एन ए निकालेंगे, बी एच क्यू बाई 12 हमने देखा था पिछले वीडियोस में। वाई मैक्स क्या होगा? एच बाई 2 हो गया, इसको डिवाइड कर देंगे तो जेड इज इक्वल टू बी एच स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। उसी तरीके से बाकी सेट का हम निकाल सकते हैं। आई हमको पता है, वाई मैक्स निकाल लेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा सेक्शन मॉडुलस। क्लियर है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रेसिस्टेड बाय द सेक्शन विदाउट फेलियर। जो मैक्सिमम मोमेंट बेंडिंग मोमेंट रेसिस्ट कर सकता है कोई भी सेक्शन बिना फेल हुए, उसे कह देंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो एम आर इज इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा पी इंटू जेड। ठीक है, जेड इज इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस होगा, सिग्मा पी इज इक्वल टू परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस होगा, सिग्मा वाई अपन एफ एस, सिग्मा वाई क्या हो गया? यील्ड स्ट्रेस आ गया। ठीक है, for designing the moment of resistance of section should be greater than or equal to applied maximum bending moment. ठीक है, due to compressive and tensile stresses acting on top and bottom of the neutral axis respectively, there will be a generation of forces on these layers. ठीक है, the total moment of these forces about the neutral axis for section is known as moment of resistance of the section, उसको बोलेंगे moment of resistance. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, तो मोमेंट ऑफ कैसे निकालेंगे? टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द बीम इज गिवन एस, तो क्या होगा? हाफ इंटू सिग्मा परमिसिबल इंटू एच बाई टू इंटू बी, एच बाई टू एरिया हो गया ये। ठीक है, लीवर आर्म क्या है? 2h/3, तो ये हम करेंगे तो सिग्मा एम और क्या आएगा? सिग्मा परमिसिबल इंटू जेड आ जाएगा। क्लियर? एक कंसेप्ट है कि बेंडिंग स्ट्रेसेस इन एक्सियली लोडेड बीम्स, अगर एक्सियली लोडेड बीम्स है उस केस में कैसे हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे? तो जब कंसेंट्रिक एक्सेल लोड अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कंसीडर अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल और एंटायर स्पैन, पूरे स्पैन पे लग रहा है, एंड एक्सियल टेंसाइल लोड एट फ्री एंड। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस लगेगा वो क्या लगेगा? एक सिग्मा इजकल टू प्लस माइनस पी अपॉन ए आएगा, जो डायरेक्ट कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स लगेगा, जो अगर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो प्लस पी बाई ए हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो कंप्रेसिव फोर्स होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, एक होगा प्लस माइनस एम अपन आई ए, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ मोमेंट भी डेवलप हो रहा है तो उस मोमेंट के कारण जो कुछ बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल और नेगेटिव, टेंसाइल और कंप्रेसिव, तो उसको उस हिसाब से हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका पी वाई ए का ग्राफ हो गया, डायरेक्ट टेंसाइल और कंप्रेसिव, ये आपका हो गया बेंडिंग स्ट्रेसेस का डायग्राम, और कंबाइन करके इस तरह से हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस आ जाएगा। अगर मान लीजिए लोड भी लग रहा है एसेंट्रिसिटी पे, तो उस लोड के कारण भी एक मोमेंट डेवलप होगा, एक तो हम लगा ही रहे थे, एक लोड के कारण आएगा, तो ये भी जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, बीम्स ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या होता है? फॉर द इकोनॉमिकल डिजाइन ऑफ द बीम्स, द डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम आर वेरिड सच दैट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द स्ट्रेथ। तो इकोनॉमिकल डिजाइन ऑफ बीम के लिए क्या करते हैं? क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन बीम का हम इस तरह से वेरी कराते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस रिमेन्स द सेम, जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगा रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम, पूरे बीम में क्या होगा? सेम होगा। एंड दिस बीम इज नोन एज द बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। इसको कैसे डन करेंगे? या तो हम बीम ऑफ कांस्टेंट विड्थ बनाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक हमने सिंपली सपोर्टेड बीम को कंसिडर किया जिसका विड्थ बी है, थ्रू आउट स्पैन पूरे बीम में बी है, और डेप्थ क्या है? d1 dx है, एट द डेप्थ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सपोर्ट, सपोर्ट ए से डिस्टेंस x की दूरी पे जो डेप्थ है वो dx है, और मिड स्पैन पे क्या है? डेप्थ d है। नेट पॉइंट w इज अप्लाइड एट मिड स्पैन, मान लीजिए w लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे पहले, तो जेड एक्स इक्वल टू बी डी एक्स स्क्वायर बाई 6 रेक्टेंगुलर है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? एम आर एक्स इक्वल टू एफ बी डी स्क्वायर बाई 6, एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ मोमेंट टू एक्सटर्नल लोडिंग एम एक्स डब्ल्यू बाई 2x हो जाएगा। फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ दोनों बराबर होना चाहिए, एम आर एक्स इक्वल टू एम एक्स, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करने पर जो डी एक्स आ जाएगा रूट एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर कांस्टेंट डेप्थ हम रखना चाहते हैं तो उस केस में जो बी एक्स आएगा विथ आएगा वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर?
एक और सेक्शन है टॉपिक है बेंडिंग स्ट्रेस इन कंपोजिट बीम्स। अगर बीम कंपोजिट है तो उसमें क्या करना पड़ा है, पहला केस क्या है, टू बीम्स आर केप्ट ओवर वन अनदर विदाउट एनी कनेक्शन, तो बिना कनेक्शन के अगर रखा हुआ है इस केस में क्या होगा, द टू बीम्स आर प्लेस्ड वन ओवर अनदर विदाउट एनी कंसंट्रेशन, बिना कनेक्शन के रखा हुआ है। देन ड्यू टू मोमेंट के कारण बोथ बीम्स विल बेंड अबाउट देयर सेपरेट न्यूट्रल एक्सिस, दोनों ही बीम का क्या होगा, सेपरेट न्यूट्रल एक्सिस होगा और वो अपना अपना इंडिविजुअली डिफ्लेक्ट करेगा। इस केस में देयर विल बी टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर, दो रेडियाई ऑफ कर्वेचर होगा, बट सिंस इन केस ऑफ इलास्टिक बेंडिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी लार्ज। ठीक है, तो ये आपको दोनों का इंडिविजुअली कर लेंगे। अगर दोनों में कनेक्शन है तो इस केस में जो कनेक्शन होगा, तो एक कॉमन न्यूट्रल एक्सिस होगा और उसके बाद उस कॉमन न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से हम उसको ड्रॉ कर लेंगे कॉमन वाले में। ठीक, इक्विवेलेंट सेक्शन क्या होता है, द इक्विवेलेंट होमोजेनियस क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट सेक्शन व्हिच इज मेड अप ऑफ आइदर द मटेरियल हैविंग द सेम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एज ऑफ एक्चुअल क्रॉस सेक्शन while converting the actual cross section into a homogeneous cross section the depth remains unchanged। ठीक है, तो EM is equal to मॉडुलर रेशियो ES अपन EW आ गया। ठीक है, ये आपका इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं आपका होमोजेनियस सेक्शन। फ्लेक्स्ड बीम क्या होता है, तो फ्लेक्स्ड बीम इज द टाइप ऑफ कंपोजिट बीम व्हिच इज मेड ऑफ टू और मोर मटेरियल्स टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ बाय डिक्रीजिंग इन साइज। तो इट इज टाइप ऑफ कंपोजिट बीम, ये कंपोजिट बीम से बना है व्हिच इज मेड ऑफ टू और मोर मटेरियल्स, जो किससे बना है, दो या उससे अधिक मटेरियल से बना हुआ है, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ बाई, तो उसका साइज को कम करके क्या कर, अगर मान लो उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, साइज हम बढ़ा नहीं सकते तो क्या करेंगे, दो मटेरियल मिला देंगे तो उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ उसका बढ़ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक वुडन जॉइस्ट है और दोनों तरफ स्टील प्लेट लगा हुआ है, इस तरह से इसका जो सिग्मा एस मैक्स है वो बढ़ जाएगा यहाँ पे स्टील का, क्योंकि ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर इस आपका टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे टॉपिक्स, सीआर स्ट्रेस को देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।